स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट को सोचा गया कि भाई हम कोई ऐसा रेफरेंस बनाएं कि जिसके साथ हम किसी दूसरे मेटल या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड लगाएं और वो हमारा स्टैंडर्ड हो। जिस तरह एटॉमिक मास के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया तो दूसरे एटमों को कार्बन के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह इन्होंने जो स्टैंडर्ड कंसिडर किया, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको आप एब्रिविएट करते हैं SHE। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को खुद देखते हैं कि इसमें क्या है और फिर आगे फर्दर जाते हैं कि अब किस तरह इसको दूसरों के साथ हम कंपेयर करेंगे और ये हमें कैसे रीडिंग देगा अबाउट दैट इलेक्ट्रोड की जो मेजरमेंट होगी वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कहते हैं। तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक फिगर है। अच्छा, इस फिगर में अगर आप पहले ये नीचे वाला ब्लू देखें तो ये जो है दिस इज 1 मोल DM³ हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन हमें मिलेंगे HCl से। अगर इसमें हम HCl डालेंगे 1 मोल पर DM³, यानी 1 मोलर सोल्यूशन, और ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। ये है इसका इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, फिर इसमें आपको ये उल्टा जे शक्ल का ये जो कट नजर आ रहा है, दिस इज द साल्ट ब्रिज, जो हम दूसरे हाफ सेल के साथ इधर कनेक्ट करेंगे। तो ये वो साल्ट ब्रिज का काम कर रहा है। सो ऊपर लिखा भी है कि दिस इज दैट साल्ट ब्रिज। इधर आएंगे, ये येलो कलर का, ये शीशे से बना हुआ एक ट्यूब है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस इंटर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इंटर होगा और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इंटर होगा तो ये सारा ट्यूब हाइड्रोजन गैस से फिल हो जाएगा। तो अब ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोड, यानी HCl उसका इलेक्ट्रोलाइट हुआ और ये उसमें हमने डिप किया तो ये होगा उसका इलेक्ट्रोड। जिस तरह हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को इमर्स करके लगाया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को इमर्स करके लगाया। अच्छा, चूंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उससे रॉड, प्लेट या तार नहीं बनाया जा सकता, तो ये सोचा गया कि इसको इस तरह से एक ट्यूब में हम फिल करके नीचे सॉल्यूशन में डबो देंगे। फिर हाइड्रोजन जब नॉन मेटल है तो ये तो करंट पास नहीं करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो ये वायर दिखाया जा रहा है, दिस इज दैट वायर, इस ट्यूब के अंदर लगाया गया है, ये ब्लैक कलर का, ये है प्लैटिनियम वायर। ठीक, अब प्लैटिनियम वायर का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्योंकि खुद प्लैटिनियम एक नोबल मेटल है, वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता। तो अगर हाइड्रोजन दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये प्लैटिनियम वायर वो इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, और अगर हाइड्रोजन दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा तो यही प्लैटिनियम वायर वो काम करेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगले हाफ सेल की तरफ ले जाएगा। इसका नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड किया गया है ताकि मोर सरफेस एरिया मिले और कैटालाइजेशन भी हो, कैटालाइटिक प्लैटिनियम सरफेस, यानी कैटालाइजेशन मीन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने में और इलेक्ट्रॉन लेने में तेज हो जाए, तो इस किस्म का एक कैटालाइजेशन ये करेगा। और टेम्परेचर अगेन वहीं 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक पे हाइड्रोजन गैस। दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर मेजरिंग ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब जब इसके साथ हम दूसरा इलेक्ट्रोड कंपेयर करेंगे तो उसकी मेजरमेंट अब कैसे होगी, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एक और बीकर लगा देंगे इस फॉर्म में और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला
और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोड होगा, फॉर एग्जांपल इधर जिंक सल्फेट डाला तो जिंक का एक कार्ड या रॉड हम इधर लगा देंगे। इसी तरह अगर कॉपर है तो कॉपर का एक रॉड या प्लेट इधर लगा देंगे। तो ये हुआ उसका इलेक्ट्रोड, दिस इज दैट इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब जो वायर आ रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, वही वायर इधर कनेक्ट होगा इस इलेक्ट्रोड से और यहाँ पे लगा दिया जाएगा वोल्ट मीटर। दिस इज सपोज करें कि V फॉर वोल्ट मीटर, वो हमें रीडिंग देगा। और ये जो साल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसका ये सिरा जो है ये हम इस इलेक्ट्रोलाइट में डबो देंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो ये सपोज करें कि ये साल्ट ब्रिज का ये एंड हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में डबो दिया है। तो अब सर्किट कंप्लीट हुआ। जब यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इधर रीडिंग मिल जाएगी और उस रीडिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड या हाफ सेल जो हमने इस साइड पे लगा दिया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को साइंटिस्ट ने आर्बिट्रेरली ज़ीरो कंसीडर किया है, आर्बिट्रेरली विदाउट एनी रीज़न। बस सब इस पे मुत्तफिक हो गए कि हाँ चलो इसको हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने इसको ज़ीरो कंसीडर किया है। कैसे ज़ीरो कंसीडर किया है कि अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो भी 0 वोल्ट हम लेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो इसका हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल और वो भी हम 0 वोल्ट लेंगे। तो इधर जो रीडिंग हमें मिलेगी वो रीडिंग होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड जो हमने इधर लगा दिया है, जिसको आप टेस्ट इलेक्ट्रोड कह सकते हो। दिस इज टेस्ट इलेक्ट्रोड। तो चाहे वो कॉपर हो तो ये रीडिंग कॉपर की हो जाएगी, चाहे वो जिंक हो तो ये रीडिंग जिंक की हो जाएगी, सिल्वर लगाएं तो ये रीडिंग सिल्वर के लिए हो जाएगी, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब के लिए बस वो रीडिंग होती जाएगी। जो भी रीडिंग इधर आएगी तो हर एलिमेंट अपना अपना रीडिंग देगा। सॉरी, फिर उसमें ये समझेंगे कि भाई ये रीडिंग जो हमें मिली है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है टेस्ट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो उसके लिए हम एक देखेंगे कि क्या होगा। तो आगे चल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हुआ SHE, मैंने शॉर्टकट में इस तरह से लिखा। इस पे अगर हाइड्रोजन आयन रिडक्शन कर रहा है तो जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है ये टेस्ट इलेक्ट्रोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन, ये हुआ दैट टेस्ट इलेक्ट्रोड, उससे आए हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये हो गई हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन। और इसको हम E0 और छोटा सा r लिख दें इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। ये हुआ हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसको आर्बिट्रेरली ज़ीरो कंसीडर किया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम द टेस्ट इलेक्ट्रोड टू द हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे। अब कुछ यूँ हो सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा टेस्ट इलेक्ट्रोड को, तो ये हुआ हाइड्रोजन और टेस्ट इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो मीन्स के हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो वो कुछ यूं होगा कि हाइड्रोजन गैस जो ऊपर ट्यूब में मौजूद है वो आयन की शक्ल में सॉल्यूशन में आएगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर जाएगा। तो इस तरह से ये हो गई हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन।
तो इस ऑक्सीडेशन यानी E0 ऑक्सीडेशन वो लिया गया है 0.00 वोल्ट। ये थोड़ा सा यहाँ से जहन बना दें कि किस तरह से ये 00 वोल्ट, तो ये आर्बिट्रेरीली 00 वोल्ट दिए गए हैं। अच्छा, अब अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो उसकी तरफ आते हैं। तो अब इसके साथ हम दूसरी चीज़ें कपल करते हैं, इलेक्ट्रोड की मेजरमेंट करते हैं, और उसमें फिर हमें ये पता लगाना होगा कि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसको हम हेडिंग दे जाएंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम करेंगे? तो अब जाके यहाँ पे हम पहले लगाते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो अगेन ये हमने बीकर में लिया 1 molar HCl solution। This is 1 molar HCl aqueous solution। और फिर ये शीशे का ट्यूब लगाया, जिसमें इस तरफ से हाइड्रोजन दाखिल होगा अपॉन 1 atmospheric pressure। आज और इसमें प्लैटिनियम का वायर इस किस्म का सील्ड करके लगाया गया है, जो हमने लेक्चर के शुरू में देखा। दिस इज दैट प्लैटिनियम वायर। तो ये हमारा तैयार हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सपोज करें कि इसके साथ हम जिंक इलेक्ट्रोड कपल करते हैं। तो जिंक इलेक्ट्रोड हम इस तरह से एक और कंटेनर लेंगे और उसमें जिंक का इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो हमारे लिए इजी अवेलेबल जो होता है वो है जिंक सल्फेट ZnSO4। ये भी 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे एक्वस फॉर्म में, ध्यान देते जाएं। अच्छा, और फिर इसमें यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया। दिस इज जिंक्स इलेक्ट्रोड, और इसको हम करेंगे कि दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, 2 हाफ सेल बने। अब एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा, एक रिडक्शन हाफ होगा। कौन ऑक्सीडेशन होगा, कौन रिडक्शन होगा, तो उसको देखते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करें। सो दिस इज दैट साल्ट ब्रिज। और इसमें हम पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट पेस्ट फॉर्म में डालेंगे, तो उसका पेस्टी नेचर इधर मौजूद होगा। इस ट्यूब में एक सिरा इधर डिप हुआ है और दूसरा सिरा हमने इधर डिप किया है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोड से, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो प्लैटिनियम में लगाया, और ये जिंक का इलेक्ट्रोड, इनको अब हम कनेक्ट करेंगे एक और तार से, वायर से कनेक्ट हो जाएंगे, और इधर हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। ये इधर कनेक्ट हुआ, ये इधर कनेक्ट हुआ। दिस इज दी वोल्ट मीटर V। अच्छा, अब जब हमने जिंक लगाया, तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इधर आपको रीडिंग मिल जाएगी, और वो रीडिंग होगी 0.76। ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो जब ये रीडिंग मिलेगी, अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक की तरफ जा रहे हैं कि इधर आ रहे हैं, और ये वैल्यू जिंक की क्या होगी, इसकी तो हमने 0 कंसीडर की है कि ये जो 0.76 वैल्यू आई, अब ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो जब आप देखेंगे
ये रीडिंग आपको मिलने लग जाएगी तो इधर आप देख लोगे कि इधर बबल्स बन रहे हैं। इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ऊपर आके वो ख़त्म होते जाएंगे। ये बबल्स बन रहे हैं। अब ये बबल्स देखने हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। सो लेट्स सी। तो देखें, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन मौजूद था। तो 2 हाइड्रोजन आयन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, और इस तरह से गैस की शक्ल में यह बबल हमें मिलके दिखाई दे रहे हैं। इधर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम नहीं हो रहा, उसी तरह ही है। इसका मतलब है कि ये गैस नीचे बबल नहीं बना रहा, बल्कि इस सॉल्यूशन में नया गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, और वो बबल बनाता हुआ बाहर निकलता है। तो वो हाइड्रोजन गैस कैसे बन रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो मिल के गैस बना रहे हैं। तो वो कैसे कि उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रल होके मॉलिक्यूल बना देते हैं, H2 मॉलिक्यूल, और गैस की शक्ल में इधर बबल लेते हैं। अब ज़रूरी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अब आ रहे हैं जिंक की तरफ से, कि जिंक जो है वो एटम यानी इस इलेक्ट्रोड में जो मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन की शक्ल में नीचे सॉल्यूशन में आ जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक, जिंक आयन की शक्ल में नीचे आ जाता है जिंक आयन, और इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहे हैं फ्रॉम द जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये दी गई जिंक को कि ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जिंक जो है E0 ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो 0 कंसीडर किया गया है या लिया गया है। तो E0 reduction of hydrogen is equal to 0.00 वोल्ट। तो जिंक का जो हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, और जो हाइड्रोजन का है तो वो रिडक्शन हाफ सेल हुआ। ठीक, तो इस तरह से हमें मिला जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि जिंक इतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन पुश करता है दूसरों की तरफ। तो ये वैल्यू इस तरह ली गई। अब अगर हम उल्टा कर दें कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये उलट हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू, तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल अब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा कि E0 रिडक्शन ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जिंक दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इतने ताकत से खींचेगा, इतने पोटेंशियल से खींचेगा, और अगर दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 0.76 प्लस 0.76 वोल्ट से देगा। तो इस तरह से हम दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लगाएं, कॉपर का लगाएं, लिथियम का, सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, सब का इधर लगाते जाएंगे और हमें इधर ये वैल्यू मिलती जाएगी, और हम देखेंगे कि वो वैल्यू इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी जिस तरह जिंक के केस में हमें मिला, या इस इलेक्ट्रोड जो टेस्ट इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी, क्या होगा। तो अब आगे इसके साथ हम कॉपर कपल करते हैं कि कॉपर हमें क्या देगा। तो अब हम इसके साथ कॉपर इलेक्ट्रोड कपल करते हैं। तो उसके लिए वहीं बीकर हमने एक और लिया और उसमें हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हुआ कॉपर सल्फेट 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव है, और ये एक्वस, लेकिन कितना होगा 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, पानी में। और ये कॉपर का प्लेट उसमें लगा दिया जो इलेक्ट्रोड का एक काम करेगा। तार कनेक्ट किए, सॉल्ट ब्रिज लगाया। तो जो ही आप सर्किट कंप्लीट करोगे और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा,
तो आपको इधर वैल्यू मिल जाएगी इस वोल्ट मीटर में 0.34 वोल्ट। इतनी वैल्यू आपकी मिलेगी। अब ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, बस यही वैल्यू होगी। तो इससे पहले जिंक के केस में इधर वैल्यू 0.76 वोल्ट हुई, कॉपर के केस में 0.34 वोल्ट हुई। अब हम ये देखेंगे कि ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम अपना एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस अब ये होगा और ऑब्जर्वेशन के इधर जो हमने 1 एटमॉस्फेयर पे ये हाइड्रोजन गैस इधर बरकरार रखा है, धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होता जाएगा। जबकि जिंक के केस में ये 1 पर ही था, प्रेशर कम नहीं हो रहा था। तो इसका अब जब ये प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, दिस इज H2 इन द ट्यूब, वो नीचे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की शक्ल में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहे हैं और यहाँ आके कॉपर की तरफ पहुंच जाते हैं और हमें ये रीडिंग दे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कॉपर मीन्स कि कॉपर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसका अंदाज़ा तो अब हमें ये होगा कि कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का इसलिए होता है कि ये ट्रांजिशन मेटल आयन है Cu2+, और ये ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। तो इधर जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन से निकल रहे हैं, तो उसका जो कलर है वो भी फेड होता जा रहा है। वो कॉपर आयन कैसे यहाँ से गायब हो रहे हैं? तो वो यूं गायब हो रहे हैं कि जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो हाइड्रोजन से आए हुए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और वो बना रहे हैं कॉपर मेटल। और जब आप ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर जाओगे तो इधर देख लोगे कि कॉपर के नीचे वाला जितना हिस्सा डूब गया था इस सॉल्यूशन में, उसके ऊपर कॉपर का लेयर बना हुआ है। यानी बाकायदा उनके कलर में इसमें आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वो प्योर कॉपर होगा जो इधर वो अटैच होता जाएगा। तो मीन्स के कॉपर अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हाइड्रोजन का सेल वो ऑक्सीडेशन हाफ का काम कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन हाफ है। तो ये जो वैल्यू है, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो E0 ऑक्सीडेशन वो तो वैसे भी 0.00 वोल्ट सेलेक्ट की गई है, लेकिन वोल्ट मीटर जो हमें वैल्यू दिखा रहा है 0.34 वोल्ट, इसका मतलब है कि दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो E0 रिडक्शन of copper is equal to 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर हुआ और जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर हुआ। इस तरह से दूसरे इलेक्ट्रोड इधर लगाएंगे तो वो हमें इसी तरह रीडिंग देते जाएंगे और हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन टूवर्ड्स द टेस्ट इलेक्ट्रोड जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टेस्ट इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो वो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इधर हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे, मीन कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस बन रहे हैं, ये एक आइडिया होगा। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो फिर इधर जो हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने बरकरार रखा है, तो धीरे धीरे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जब गैस का कंसंट्रेशन कम होता है तो उसका प्रेशर भी कम होता है। तो इस वजह से ये ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस है वो आयन बन के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इधर वो प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग from she towards the test electrode or from test towards the she। ठीक, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे जाऊं कि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो वो मज़ीद क्लियर कंसेप्ट के लिए हमने कुछ अब इस तरह से समझना होगा कि ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये था जिंक इलेक्ट्रोड। जब हमने जिंक को इसके साथ कनेक्ट किया तो हमें ये मिला कि जिंक एटम इलेक्ट्रॉन दे के जिंक आयन बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और इधर जो वैल्यू हमें वोल्टमीटर दे रहा था, ओवर हियर जो वोल्टमीटर लगा था तो 0.76 वैल्यू थी। तो मीन्स कि ये वैल्यू जो है इट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, standard oxidation potential of zinc, that is 0.76 volt। और इधर जो हाइड्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो वो ये कर रहा था कि उसके आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद थे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। तो ये हो रहा था जब हमने हाइड्रोजन को जिंक के साथ कपल किया। फिर जब हमने कॉपर के साथ इसकी कपलिंग की और जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, तो फिर ये होना शुरू हुआ कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में थे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और कॉपर बना। दूसरी तरफ हमने देखा कि हाइड्रोजन के बबल्स नहीं बन रहे, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो ऊपर प्रेशर है उसका कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये था कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन बना के सॉल्यूशन में गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें वोल्टमीटर ने दी, ये वोल्टमीटर था और उसमें हमें वैल्यू मिली दैट इज़ 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू दी गई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन फॉर कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अच्छा अब अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा कॉपर से ये इलेक्ट्रॉन ले जाए तो फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उलट हो जाएगा। यही वैल्यू होगी लेकिन उलट, ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गई, सॉरी। अब यहाँ पे जिंक जो था ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। तो अब यहाँ पे अगर जिंक किसी को इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरों से ले, इधर तो दे रहा था अब ले रहा है, तो फिर उसका हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन। तो वो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट रिडक्शन और वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते गए और एक सब की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए गए। तो जब वो सारे मेजर किए गए तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, किस तरह होगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है
उसमें जो वैल्यू हैं वो किस तरतीब से लगाई गई हैं, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हमारे लिए क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह।